मित्रों नमः संस्कृताय। मैं अरुण पांडे आप सबका आज के इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने अलंकार अध्ययन की एक नई श्रृंखला शुरू की है। उस श्रृंखला में आज क्रम है निदर्शना अलंकार का। निदर्शना का तात्पर्य होता है उदाहरण देना। उदाहरण देने में निदर्शना का प्रयोग होता है। यह भी उपमा की तरह ही एक अलंकार है, पर उपमा से थोड़ा सा भिन्न है। अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः इसका लक्षण है, और काव्य प्रकाशकार ने इसके बारे में क्या कहा है वो हम जानेंगे। यह अलंकार यूजीसी नेट जेआरएफ तथा अन्य जो हायर लेवल की परीक्षाएं हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ या फिर और अन्य आरपीएससी या और किसी राज्य की जो लेक्चरर की परीक्षाएं होती हैं, ज़्यादातर जगह पर यह निदर्शना एक प्रमुख अलंकार है, इसलिए पाठ्यक्रम में होता है। यूजीसी नेट की दृष्टि से मैं पढ़ा रहा हूँ, काव्य प्रकाश ग्रंथ के अनुसार इसको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले इसके लक्षण को देखेंगे। लक्षण है ये, इससे पहले किसी दूसरे वाक्य में काव्य प्रकाश की विशेषता आपको बता दें तो काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ मुख्यतः सूत्रात्मक कारिकात्मक का मिश्रण है। उसमें आधी कारिका तक कुछ दूसरा लक्षण चलता रहता है, आधे कारिका के आगे कुछ दूसरा चालू हो जाता है। समासोक्ति का लक्षण था परोक्तिर भेदकैः श्लिष्टैः। ये पूरा श्लोक में सुना दूं यदि आपको, तो ऐसा है परोक्ति भेदकैः श्लिष्टैः समासोक्तिर। यहाँ तक आधा हो गया समासोक्ति का लक्षण, वहीं से आगे शुरू हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो परोक्तिर भेदकैः श्लिष्टैः समासोक्तिर निदर्शना, पहली लाइन यहाँ खत्म होगी। फिर अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः, ये है लक्षण। ठीक है, अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः यह लक्षण है निदर्शना का। निदर्शना जो कि इससे पहले के श्लोक में पूर्वार्ध में, इसी श्लोक के पूर्वार्ध में वो कहा गया है। ठीक है, निदर्शना शब्द। तो निदर्शना अलंकार कहाँ होता है? जहां पर आप देखिएगा वस्तु संबंध। वस्तु संबंध कैसा वस्तु संबंध? यानी क्या है, मैं आपको बता दूं, वस्तुओं का संबंध कैसा होगा? अभवन होगा। अभवन होगा मतलब नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, वस्तु जो है उसमें प्रतिपादित उन वस्तुओं का संबंध क्या कहलाता है? वस्तु संबंध। वह वस्तु संबंध अभवन नहीं हो पा रहा होगा और उपमा की परिकल्पना होगी। वस्तुओं का संबंध ना हो पाए और उपमा की परिकल्पना हो, तो ऐसा अलंकार निदर्शना कहलाता है। देखिए, जहां पर वस्तुओं का, मैंने यहाँ सरल हिंदी अर्थ में लिखा है, जहां पर वस्तुओं का असंभव, अभवन मतलब ना हो पा रहा हो, यानी अनुपपद्यमान, जो सिद्ध ही नहीं हो पा रहा, ऐसा संबंध। दो वस्तु हैं, उन दोनों वस्तुओं का कोई भी संबंध सिद्ध ही नहीं हो पा रहा हो और फिर भी उनमें उपमा की परिकल्पना कर ली जाए, है ना। दो वस्तुओं का कोई भी संबंध उपपद्यमान ही नहीं है, सिद्ध ही नहीं हो पा रहा है, फिर भी वो संबंध, यदि वही संबंध उपमा का परिकल्पक हो जाता है तो वहां पर निदर्शना अलंकार होता है। फिर बात समझिएगा भाई, दो वस्तु हैं, उन दोनों वस्तुओं का कोई भी संबंध नहीं हो पा रहा है। वस्तु संबंध कोई हो ही नहीं पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, असंभव है, उपपद्यमान नहीं है, और उसी से, उस संबंध के द्वारा ही उपमा की परिकल्पना कर ली जाती है, मतलब उपमा बना ली जाती है, उपमा की तरह बना ली जाती है, वह निदर्शना कहलाती है। मतलब इसमें कुछ हद तक उपमा भी छिपी हुई रहती है, पर वस्तुतः उपमा से केवल इतना ही भेद रहेगा इसमें कि उन दोनों में कोई वस्तुगत संबंध नहीं हो पाएगा, जिनका कोई, उन दोनों का कोई वास्तविक संबंध नहीं हो पाएगा, फिर भी उपमा की परिकल्पना रहेगी। यही हुई बात। ये बात समझ गए होंगे। तो लक्षण याद रखेंगे, अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः, यहां से यहां तक लक्षण है। अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः कौन सा अलंकार है? तो पिछली ही पंक्ति में, शुरुआत में ही, अंत में कह दिया गया है निदर्शना। ये पूरा एक श्लोक में एक ही श्लोक में मम्मट जी ने दो अलंकारों का लक्षण बताया है। परोक्तिर भेदकैः श्लिष्टैः समासोक्तिः, फिर कहेंगे निदर्शना। परोक्तिर भेदकैः श्लिष्टैः समासोक्तिर निदर्शना। निदर्शना शब्द ऊपर कह दिया, उसी का लक्षण दूसरे वाक्य में कहेंगे अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः। ठीक है,
तो उपमा का परिकल्पना करने वाला जो वास्तविक संबंध जो नहीं हो पा रहा है, जहां उस संबंध के कारण ही उपमा की परिकल्पना हो जाती है, वहीं पर यह अलंकार होता है। और इस अलंकार के काव्य प्रकाशकार ने 3 भेद बताए। याद रखिएगा, निदर्शना कितने प्रकार की है काव्य प्रकाश के अनुसार? तो काव्य प्रकाश के अनुसार निदर्शना 3 प्रकार की है। यहाँ आप देख रहे होंगे, पहला प्रकार हमने लिखा है वाक्यार्थ निदर्शना। दोनों वाक्यों के अर्थों को समझने के बाद, दोनों वाक्य जो हैं उन दोनों वाक्यों का अर्थ जब समझेंगे आप, तो वाक्यार्थों को समझने के बाद उन दोनों वाक्यार्थों में, उन दोनों वाक्यों के अर्थ में संबंध, वास्तविक संबंध नहीं बन पा रहा होगा। ऐसा जब आप इस दोनों वाक्यों को पढ़ेंगे, इस श्लोक के, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, भगवान जो कवि कुलगुरु के नाम से प्रसिद्ध है, कालिदास जी, उनका यह पद्य है रघुवंश महाकाव्य का। इस पद्य में बहुत प्रसिद्ध पद्य है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका पद्य है कि निदर्शना अलंकार के उदाहरण के रूप में यह पद्य पूछा जा चुका है। यहाँ पर क्या है, इस वाक्य के पहले वाक्य के अर्थ को पढ़ेंगे और दूसरे वाक्य के अर्थ को पढ़ेंगे। इन दोनों वाक्यों के अर्थ में कोई संबंध नहीं बन पाएगा, फिर भी उपमा की परिकल्पना रहेगी, इसलिए निदर्शना है। तो वाक्य, 2 वाक्यों के आधार पर जो निदर्शना होती है वह वाक्यार्थ निदर्शना कहलाती है। कैसी निदर्शना? वाक्यार्थ निदर्शना। और फिर जहां पर 2 शब्दों को, पूरे श्लोक के दोनों वाक्यों को नहीं लेना, पूरे श्लोक के कोई 2 शब्द ले लिए गए और वो 2 शब्दों के अर्थ को जानने के बाद उन दोनों शब्दों के अर्थ में कोई वास्तविक संबंध नहीं हो पाएगा, और फिर उपमा की परिकल्पना रहेगी, वहां पर पदार्थ निदर्शना रहेगी। पद के अर्थ के आधार पर, शब्द के अर्थ के आधार पर जो निदर्शना वह पदार्थ निदर्शना, वाक्य के अर्थ के आधार पर जो निदर्शना वह वाक्यार्थ निदर्शना। और कहीं एक तीसरे प्रकार की निदर्शना होती है कि जहां पर एक ही वाक्य में और उस श्लोक के कई वाक्य संबद्ध होकर आ जाते हैं, उसको कहते हैं माला निदर्शना। माला आपने देखी होगी कि एक ही माला में कई पुष्पगुच्छ एक दूसरे से संबद्ध हो जाते हैं, तो वैसे ही कई वाक्य एक ही वाक्य से संबद्ध नहीं हो पाएंगे। कोई एक वाक्य मुख्य रहेगा, उस एक वाक्य से और कई वाक्य संबद्ध नहीं हो पाएंगे, और वो कई वाक्य जुड़ करके एक ही वाक्य के साथ उपमा की परिकल्पना करेंगे। तो वहां पर ऐसे प्रकार की जहां पर निदर्शना होती है वहां पर माला निदर्शना होती है। ठीक है, उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण जो वाक्यार्थ निदर्शना है, वाक्यार्थ निदर्शना में मैंने बताया कि 2 वाक्य रहेंगे, उन दोनों वाक्यों के अर्थों के आधार पर उन दोनों वाक्यों को हम पढ़ेंगे, उन दोनों वाक्यों के अर्थों में कोई वास्तविक संबंध नहीं मिलेगा, और फिर उन दोनों वाक्यों में उपमा की परिकल्पना रहेगी, वही होगा निदर्शना। कैसे? उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है वाक्यार्थ निदर्शना का। ये उदाहरण मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, पूरा पेज ही चला जा रहा है, चलेगा, इतना ही ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब देखिएगा, क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्वचाल्प विषयामति तितीर्षुर्दुस्तरम मोहादुडुपेनास्मि सागरम। इसमें मैं शब्दों की व्युत्पत्ति इत्यादि को नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा बताऊंगा तो व्याकरण में घुस जाएंगे, फिर आप वहीं खो जाएंगे। मुझे यहाँ पर आपको इस श्लोक का तात्पर्यार्थ, भावार्थ अन्वय करके बता देना है, और इस श्लोक में किस तरह से वस्तु संबंध नहीं है और उपमा की परिकल्पना है ये बता देनी है, और क्यों यहाँ पर वाक्यार्थ निदर्शना ही है ये बताना है। यहाँ है वो पदार्थ निदर्शना या माला निदर्शना क्यों नहीं है ये भी बताना है। ठीक है, तो क्वसूर्य प्रभवो वंशः, कहाँ? सूर्यात् प्रभवतीति सूर्य प्रभवः, सूर्य से उद्भूत होता है वह सूर्य प्रभव है। सूर्य प्रभवः, कुछ लोग कह देते हैं कि सूर्य प्रभो, ऐसा अर्थ मत लीजिएगा। ठीक है, क्व कहाँ, कहाँ? सूर्य से उत्पन्न होने वाला वंश। कहाँ? सूर्य से उत्पन्न होने वाला वंश है ना। भुवः प्रभवः से अपादान संज्ञा होगी, सूर्यात् प्रभवती इति, है ना। और फिर उसके बाद उपपद समास भी है इसमें, सूर्य प्रभव। तो कहाँ? सूर्य भगवान से उत्पन्न होने वाला वंश, और कहाँ? अल्प विषयों को जानने वाली मेरी मति। क्वच, कहाँ, और च का तात्पर्य क्या लेना है? और समझिएगा, कहाँ? सूर्य से उत्पन्न होने वाला वंश, और कहाँ? मेरी बुद्धि कैसी है? अल्प विषया, अल्प विषयों को जानने वाली, कम विषयों को जानने वाली, कहाँ मेरी बुद्धि। पहला वाक्य समझे होंगे, कहाँ सूर्य भगवान का, सूर्य भगवान से उद्भूत होने वाला वंश, और कहाँ अल्प विषयों को जानने वाली मेरी बुद्धि। क्योंकि सूर्य भगवान का वंश इतना व्यापक है, क्योंकि उसके शासकों ने युगों युगों तक इस समग्र पृथ्वी पर राज्य किया है। ठीक, तो इसलिए यह बहुत ही
बहुत ही क्या कहते हैं, विशिष्ट है सूर्य प्रभु का वंश, ठीक है। और उसको मेरी अल्प बुद्धि, अल्प विषयामति कैसे बता सकती है, उसका वर्णन कैसे कर सकती है, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं, अहम, मैं, मोहात, मोहवश, मैं मोहवश यानी मूढ़तावश, दुस्तरम सागरम उडुपेन तितीर्षु अस्मि। मैं दुस्तर सागर, अच्छा समुद्र को क्या आप छोटी सी नौका से पार कर सकते हैं? नहीं, समुद्र को पार करना है तो बड़ी जहाज की आवश्यकता होती है। समुद्र को पार करने के लिए छोटी सी जो तालाबों में चलने वाली नौका है वह पर्याप्त नहीं होती। तो यहाँ क्या कहेंगे, हम उडुपेन, उडुपेन मतलब छोटी सी नौका से, मेरी छोटी सी जो बुद्धि है उस छोटी सी बुद्धि रूपी नौका से सूर्य भगवान के वंश रूपी सागर को पार कर जाना चाह रहा हूं। यह कालिदास जी का बहुत विनम्र भाव है। यहां पर आप देखिएगा दोनों वाक्यों का जब आप अर्थ समझते हैं, पहले वाक्य के अर्थ को समझते हैं, कहां सूर्य भगवान से उत्पन्न होने वाला वंश, कहां मेरी अल्प बुद्धि को जानने वाली, अल्प विषयों को जानने वाली मेरी बुद्धि। यह पहले वाक्य का अर्थ हुआ, मैं छोटे से उडुप को लेकर दुस्तर, जिसको पार नहीं किया जा सकता, ऐसे सागर को मोहवश पार कर जाना चाह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए दोनों वाक्यों में कोई परस्पर संबंध नहीं है। इन दोनों वाक्यों में परस्पर यदि देखने जाएंगे तो कोई संबंध नहीं दिखाई पड़ेगा, कहां सूर्य का वंश, कहां मेरी कम बुद्धि वाली मति, कम विषय वाली बुद्धि, और मैं छोटी सी नौका से सागर को पार कर जाना चाह रहा हूं। आप देखेंगे तो इन दोनों वाक्यों को जब आप बोलेंगे तो इन दोनों वाक्यों में परस्पर कोई संबंध नहीं बनेगा, फिर भी उपमा की परिकल्पना इसमें है। उपमा की परिकल्पना कैसे है, आप समझ लीजिए, सागर की तुलना कर दी है किससे, सूर्यवंश से, है ना, और अपनी अल्प विषयामति की तुलना किससे कर दी है, उडुप से। तो मैं जिस अपने अल्प विषयामति से सूर्य की भगवान के समुद्र के समान वंश को पार कर जाना चाह रहा हूं, यह उपमा की परिकल्पना भी है। वस्तुतः दोनों वाक्यों के अर्थ को समझने के बाद वाक्यों के अर्थ में कोई परस्पर संबंध नहीं है, फिर से मैं दोनों वाक्यों का अर्थ बोल दूं, कहां सूर्य भगवान, आप समझिएगा दोनों वाक्यों को अलग अलग करके समझिएगा, कहां सूर्य प्रभु का वंश और कहां मेरी अल्प विषय को जानने वाली बुद्धि। मैं तो छोटी सी नौका से सागर पार करना चाह रहा हूं, है ना। इन दोनों वाक्यों में कोई संबंध नहीं प्रतीत होता है ऊपरी दृष्टि से, पर फिर भी वस्तु संबंध न होता हुआ भी उपमा की परिकल्पना हो जाने के कारण यहां पर निदर्शना अलंकार उदाहरण दिया, ठीक है। अब देखिए उपरोक्त, इसको मैंने यहां स्पष्ट भी किया, उपरोक्त रघुवंश महाकाव्य के पद्य में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध रूपी दोनों वाक्यार्थों का जब हम उपमान और उपमेय भाव है, एक उपमान है एक उपमेय है, फिर भी जब हम वाक्यार्थ निदर्शना अलंकार यहां पर है, ठीक। यहां पर उडुप के द्वारा सागर के तरण की तरह मेरी मति से रघुवंश का वर्णन, इस प्रकार की उपमा की परिकल्पना भी है ना, कि जैसे उडुप से सागर तैरा नहीं जा सकता, वैसे मेरी मति से रघुवंश का वर्णन भी संभव नहीं है, ऐसा यहां कह रहे हैं, ठीक है। तो दो वाक्यों के अर्थों में परस्पर संबंध ना होता हुआ भी उपमा की परिकल्पना होने के कारण वाक्यार्थ निदर्शना थी। निदर्शना के 3 प्रकार हैं, एक प्रकार हमने देख लिया, 2 प्रकार और बता देते हैं जल्दी से, क्योंकि और स्टूडियो में प्रतीक्षा हो रही है। तो दो भेद और मैं बता देता हूं, उसके बाद इस निदर्शना अलंकार को समाप्त करेंगे। निदर्शना का दूसरा भेद है पदार्थ निदर्शना, वो वाक्य के अर्थ के आधार पर था, ये 2 शब्दों के अर्थ के आधार पर रहेगा। यह भी एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। मैं आपको बता दूं, यह ऐसा उदाहरण है, इसी उदाहरण के कारण, यहां इस शब्द को पकड़िएगा, इसी के कारण माघ को घंटा कवि माघ की उपाधि मिली थी। ये माघ काव्य का एक उदाहरण है, और इसमें उन्होंने गिरनार पर्वत, जो कि अभी वर्तमान में गुजरात में जूनागढ़ में स्थित है, उस पर्वत की सुंदरता का वर्णन करते हुए यह पद्य लिखा है। इस पद्य के वर्णन करने के कारण ही उनको घंटा कवि कहा जाने लगा, ठीक, क्योंकि उन्होंने पर्वत पर जो सूर्य और चांद लटके हुए हैं, एक तरफ से सूर्य उदित हो रहा है, एक तरफ से चांद अस्त हो रहा है, और बीच में पर्वत दिखाई पड़ रहा है। उस पर्वत पे ऐसा लगा दिया कि मानो हाथी है और हाथी के दोनों तरफ 2 घंटे टंगे हुए हैं, ऐसा उन्होंने तुलना की। अब आप देखिएगा इसको, उदयति विततोर्ध्वरश्मिरज्जावहिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम वहति गिरिरयं विलंबि घंटाद्वय परिवारित वारणेन्द्रलीलाम। और तरह से भी गा सकते हैं, उदयति विततोर्ध्वरश्मिरज्जावहिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम
वहति गिरिरयं विलम्बि घंटाद्वय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम। ये पुष्पिताग्रा छंद में यह श्लोक है, ठीक है। पुष्पिताग्रा छंद में है आयुजी न युग रे फतो यकारो युजी च न जौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा, ये उसका छंद का लक्षण है। ये असमवृत्त होता है, मतलब अर्ध समवृत्त होता है, दोनों पादों में बराबर बराबर संख्याएं नहीं होती हैं, पहले के समान तीसरा पाद, दूसरे के समान चौथा पाद होता है, इसमें ये विशेषता होती है छंद की। अब हम आ जाते हैं इसके निदर्शना के उदाहरण को समझाने में। यहाँ उदयति मतलब उदित हो रहे थे, ये उदयति मतलब लकार का प्रयोग नहीं है, उद उपसर्ग पूर्वक अय धातु से क्षत्रि प्रत्यय लगकर ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक। कस्मिन उदयति, कौन उदित हो रहे थे, कौन उदित हो रहे थे, सती सप्तमी है यहाँ पर। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, एक क्रिया से दूसरी क्रिया का लक्षण किया जा रहा है यहाँ पर। वितत ऊर्ध्व रश्मि रज्जौ, वितत यानी विस्तृत, ऊर्ध्व यानी ऊपर करके अपनी रश्मि रूपी रज्जुओं को, कौन, सूर्य भगवान ऊपर अपनी रश्मि रूपी रज्जुओं को वितत यानी विस्तार करके फैलाकर उदित हो रहे थे, ऐसा समझिएगा। सूर्य क्या हो रहे थे, उदित हो रहे थे, कब, अपनी रश्मि रज्जुओं को फैलाकर उदित हो रहे थे। और अहिम रुचि, अहिम रुचि देखिएगा, ये कौन है, कौन उदित हो रहे थे, अहिम रुचि यानी जिनको हिम में रुचि नहीं है, ठंडक में रुचि नहीं, या जिनका हिम जैसा स्वभाव नहीं है, रुचि मतलब स्वभाव, ये अहिम रुचि मतलब जो उष्ण स्वभाव वाले, हिम रुचि मतलब क्या है, ठंडी स्वभाव वाले, चंद्र। हिमधाम, हिमधाम किसको कहा गया, चंद्र को, और अहिम रुचि किसको कहा गया है, सूर्य को। अहिम रुचि सूर्य उदित हो रहे थे विस्तृत करके ऊर्ध्व दिशा में अपनी रश्मि रज्जुओं को, ऊर्ध्व दिशा में अपनी रश्मि रज्जुओं को, अपनी किरणों को फैलाते हुए, ऊपर की ओर अपनी किरणों को फैलाते हुए सूर्य उदित हो रहे थे। और हिमधाम याति चास्तम, हिमधाम जो चंद्र है वह अस्तम च याति, ये भी याति जो है ये या धातु से क्षत्रि प्रत्यय लगाकर सप्तमी एक वचन का है। जैसे पठन पठन्तौ पठन्तः पठन्तम पठन्तौ पठतः पठता पठद्भ्याम पठद्भिः, पठते पठद्भ्याम पठद्भ्यः, पठतः पठतो पठद्भ्याम पठद्भ्यः, पठतः पठतोः पठताम, सप्तमी एक वचन में भी बनता है पठति। इसको आप पठति पठता पठंती वाला मत लीजिएगा, उसी तरह का यहाँ याति है, इसका ये उसी तरह का है यहाँ उदयति है, क्षत्रि प्रत्ययांत एक सप्तमी एक वचन का रूप है। तो एक तरफ से क्या हो रहे हैं, एक तरफ से अभी देखिएगा घंटा का विमाग बन रहे हैं, एक तरफ से सूर्य उदित हो रहे हैं विस्तृत करके ऊपर की ओर अपनी किरणों को फैलाते हुए, कौन, अहिम रुचि, जिनको ठंडी से रुचि नहीं या जिनका ठंडा स्वभाव नहीं है, सूर्य। और हिमधाम यानी बर्फ के जो धाम है, शीतलता के जो धाम है, ऐसे चंद्र अस्तम याति च, वो अस्त की तरफ जा रहे थे, चंद्र अस्त हो रहा था, सूर्य उदित हो रहा था, एक तरफ से चंद्र अस्त, एक तरफ से सूर्य उदय, आप देखिए। और बीच में है यह पर्वत, वहति गिरिरयम, अयम गिरि, यह पर्वत क्या कर रहा है, यह गिरि वहति, यह पर्वत वहन कर रहा है, किसका वहन कर रहा है, विलंबि घंटा द्वय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम। आप देखिएगा विलंबी मतलब अवलंबन करके, जो मान लीजिए कि एक कोई वारणेन्द्र है, एक कोई गजराज है, उस गजराज के दोनों तरफ, दोनों कंधों मतलब ऐसे दोनों तरफ 2 घंटे लटका दिए गए, ठीक, घंटा द्वय परिवारित, 2 घंटे लटका दिए गए हों, ऐसा यह पर्वत प्रतीत हो रहा है। अब आप सोचिए कहाँ पर्वत और कहाँ हाथी, है ना। इसमें आप इस वाक्य में आप देखिएगा क्या है, एक तरफ से सूर्य उदित हो रहे हैं, एक तरफ से चांद अस्त हो रहे हैं, और दोनों तरफ जो गोल गोल 2 प्रतिमाएं दिखाई पड़ रही हैं पर्वत के बीच तरफ। तो उन्होंने ऐसी कल्पना की कि मानो यह पर्वत नहीं, यह पर्वत नहीं, यह हाथी है, और इसके दोनों तरफ ये सूर्य और चंद्र नहीं, ये दोनों घंटे टंगे हुए हैं, ठीक। ऐसी शोभा यहाँ उन्होंने बताई, और इसी के कारण उनको घंटा कवि माघ कहा गया, घंटा की तरह वर्णन करने के कारण। यह कहाँ का है, शिशुपाल वध का पद्य है, और गिरनार पर्वत जो जूनागढ़ में उसका वर्णन है। अब यहाँ देखिएगा इस जगह पर रैवतक पर्वत, उसका दूसरा नाम रैवतक पर्वत है। देखिएगा ऐसे यहाँ पर 2 शब्दों के आधार पर, 2 शब्दों के, एक वारणेन्द्र लीला है, ठीक, वारणेन्द्र लीला और पर्वत, इन दोनों में कोई संबंध हो सकता है, हाथी में और पर्वत में कोई संबंध नहीं है। इन दोनों पदार्थों का, इन दोनों शब्द वारणेन्द्र लीला शब्द के और
ना तो हाथी सजीव है, वारणेंद्र निर्जीव है। वारणेंद्र इधर उधर चल नहीं सकता, घंटा हिला डुला नहीं सकता। हाँ, तो कोई वस्तुतः वास्तविक संबंध नहीं है, पर फिर भी अभवन वस्तु संबंध, वस्तु संबंध ना होते हुए भी उपमा की परिकल्पना की गई है। पर्वत की तुलना हाथी से की गई है। इसलिए यहाँ पर एक शब्द के ही आधार पर, पूरे वाक्य में नहीं, जैसे पिछले उदाहरण में पूरा वाक्य वाक्यार्थ में था, यहाँ शब्द और शब्दार्थ में ही है। ठीक है, निदर्शना, इसलिए पदार्थ निदर्शना। पदार्थ निदर्शना का उदाहरण उन्होंने मार्ग का दिया, देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इसको घटाया भी है। उपर्युक्त उदाहरण में पदार्थ, एक पदार्थ है वारणेंद्र लीला और दूसरा पदार्थ है रैवतक पर्वत अयम गिरिः। एक है वारणेंद्र लीला, दूसरा अयम गिरिः। इन दोनों में ये दोनों एक दूसरे से असंबद्ध हैं, फिर भी उपमा की परिकल्पना है। जहां दो शब्दार्थ या दो वाक्यार्थ एक दूसरे से संबद्ध ना हो पा रहे हैं और फिर भी उपमा की परिकल्पना हो, वहीं पर यह अलंकार होता है। यही दो उदाहरण आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद तीसरा और अंतिम प्रकार है निदर्शना का, जिसको माला निदर्शना कहते हैं। कौन सी निदर्शना? माला निदर्शना। यह कोई एक कवि है, किसी एक राजा की प्रशंसा में कह रहा है। कोई एक कवि है, किसी एक राजा की प्रशंसा में कह रहा है। बहुत अच्छा पद्य है। इसी पद्य को देखकर इस पाठ को समाप्त करेंगे। दोर्भ्याम तितीर्षति तरंगवती भुजंगम आदातुमिच्छति करे हरिणांक बिंबम मेरुं लिलंघयिषति ध्रुवमेष देव यस्ते गुणान गदितुमुद्यममादधाति। यहाँ देखिएगा, दोर्भ्याम, ये कोई कह रहा है कि यह जो ते यानी तुम्हारे गुणान, गुणों को, गदितुम कथयितुम, जो तुम्हारे गुणों को कहने का उद्यमम आदधाति, उद्यम करता है, जो तुम्हारे गुणों को कहने का उद्यम करता है, वह क्या क्या करता है? हे राजन, तुम में इतने गुण हैं, तुम इतने गुणवान हो कि जो भी तुम्हारे गुणों का वर्णन करने का साहस करता है, वह मानो दोर्भ्याम, अपने दोनों हाथों से, अपने दोनों हाथों से क्या करना चाह जा रहा है? तितीर्षति, तैर जाना चाह रहा है। जो व्यक्ति, माला निदर्शना क्या है? कई वाक्य एक दूसरे से, कई वाक्य के अर्थ अथवा कई शब्दों के अर्थ एक दूसरे से असंबद्ध होते हुए भी उपमा की परिकल्पना कराएंगे। कई, क्योंकि एक माला में एक पुष्प नहीं होता, 4-5 फूल तो होते ही हैं, है ना। तो यहाँ 2 या 2 से ज्यादा श्लोक तो बहुत बड़ा होता नहीं है, इसलिए 2 या 2 से ज्यादा होने पर, 2 से ज्यादा हो जाने पर ये माला निदर्शना मान ली जाती है। ठीक है, तो दोर्भ्याम तितीर्षति, वह अपने हाथों से तितीर्षति, तैर जाना चाह रहा है। किसको? तरंगवती भुजंगम, तरंगिणी, तरंग से युक्त सागर को, तरंगों से युक्त सागर को अपने हाथों के द्वारा तैर जाना चाह रहा है। कौन? जो तुम्हारे गुणों को कहने का उद्यम करता है। हे राजन, तुम्हारे गुण ऐसे हैं कि जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता, तुम्हारे गुणों के बारे में कहा नहीं जा सकता, बखान नहीं किया जा सकता। आपके गुण कैसे हैं? जो आपके गुणों को कहने का साहस करता है, जो आपके गुणों को वर्णन करने का उद्यम करता है, वह मानो अपने दोनों हाथों से तरंगवती भुजंग को यानी समुद्र को पार कर जाना चाह रहा है। और दूसरी बात, करे और अपने हाथों में हरिणांक, हरिण कहते हैं, अब देखिए कई नाम हैं, मृगांक, हरिणांक, शशांक, शशि, ऐसे क्योंकि कहते हैं कुछ लोग ऊपर जो चांद को देखते हैं उनको लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि चांद में हरिण का चिन्ह है, कुछ लोगों को लगता है खरगोश का चिन्ह है, कुछ लोगों को लगता है बकरी का, कुछ भी लगता है। वो जो ऊपर चांद के ऊपर चिन्ह बना हुआ है, दाग है, जो कलंक है, वह हरिण हो, हरिण के समान कुछ लोगों को लगता है, इसलिए कुछ लोग उसका नाम रख देते हैं हरिणांक। तो हरिणांक बिंबम, हरिणांक बिंबम मतलब चंद्र को, है ना, चंद्र को वह करे आदातुम इच्छति, चंद्र को हाथ में लेना चाह रहा है या चंद्र के बिंब को हाथ में लेना चाह रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, वो क्या कर सकता है? करे हरिणांक बिंबम आदातुम ग्रहीतुम इच्छति, हाथ में ग्रहण कर लेना चाह रहा है चंद्र के बिंब को। कौन? जो आपके, देखिएगा इसी एक वाक्य में राजा के गुणों का वर्णन करना, अभी मैं फिर से पहले पूरा अर्थ बता दूं, तब उसके बाद इसमें माला निदर्शना क्यों मैं ये बताऊंगा। और वही व्यक्ति ध्रुवम यानी निश्चित ही, ध्रुवम ही यह व्यक्ति, हे देव हे राजन, निश्चित ही यह व्यक्ति मेरु पर्वत को अपने पैरों से लांघ जाना चाह रहा है, कूद के।
मेरुम लिलंघयिष्यति, सन्नंत प्रयोग है। देखिए यहाँ तितीर्षति, ये लिलंघयिष्यति सन्नंत प्रयोग है, सन प्रत्यय लगकर बने हुए प्रयोग है ये। तो मेरुम लिलंघयिष्यति ध्रुवमेश देवा, मेरु पर्वत को लिलंघयिष्यति, लंघन कर जाना चाह रहा है कौन? निश्चित ही यह व्यक्ति, हे देव निश्चित ही यह वह व्यक्ति अपने हाथों से समुद्र को तैर जाना चाह रहा है। निश्चित ही वह व्यक्ति अपने हाथों में शशांक के बिंब को ले लेना चाह रहा है, चंद्र बिंब को या चांद को ले लेना चाह रहा है। निश्चित ही यह व्यक्ति मेरु पर्वत को भी लांघ जाना चाह रहा है। कौन? जो तुम्हारे गुणों को कहने का उद्यम करना चाह रहा है। मतलब तुम्हारे गुणों का उद्यम करना इतना कठिन है। कितना कठिन है? जिस तरह हाथों से समुद्र को पार कर जाना कठिन है, जिस तरह हाथों में शशांक बिंब ले लेना कठिन है, जिस तरह पैरों से मेरु का लंघन कर जाना कठिन है, वैसे ही तुम्हारे गुणों का वर्णन करना भी कठिन है। अरे ठीक है प्रभु, ठीक है। तो इसका एक ये पूरा अब मैं बता दूं आपको क्या। यहां पर जो चारों वाक्य हैं, चारों वाक्यों में एक वाक्य को आप पकड़ लीजिए। जो व्यक्ति, हे राजन, जो व्यक्ति तुम्हारे गुणों को कहने का उद्यम करता है। अब राजा के गुणों को वर्णन करने का उद्यम करना, राजा के गुणों को वर्णित करने का प्रयास करना, क्या समुद्र तैरने से कोई संबंध रखता है? कोई संबंध नहीं रखता ना। यह इस वाक्य के अर्थ से कोई संबंध है? राजा के गुणों को वर्णन करने का प्रयास करना और समुद्र तैरना, राजा के गुणों को वर्णन करने का प्रयास करना और हाथ में चांद के बिंब को लेना, कोई संबंध है? उसी तरह राजा के गुणों को वर्णित करने का उद्यम करना और फिर मेरु पर्वत को लांघने का प्रयास करना, कोई संबंध इन तीनों वाक्यों में नहीं प्रतीत होता है। पर इसी एक वाक्य से ये तीनों वाक्य इस तरह जुड़ जाते हैं जैसे मानो माला में फूल सारे जुड़ जाते हों। इसीलिए यहाँ पर माला निदर्शन है। ठीक है, एक वाक्य को सिद्ध करने के लिए तीन तीन निदर्शनाएं और दे रहे हैं, तीन तीन एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हे राजन, जो तुम्हारे गुणों को वर्णन करने का उद्यम करना चाहता है, निश्चित ही वह अपने दोनों हाथों से समुद्र को तैर जाने का प्रयास कर रहा है। निश्चित ही वह अपने हाथों में ग्रहण कर लेना चाहता है, किसको? शशांक के बिंब को, यानी चंद्र को पकड़ लेना चाह रहा है। निश्चित ही वह मेरु पर्वत को भी लांघ जाना चाह रहा है, ध्रुवमेश देव। तो यहाँ पर तीन तीन वाक्यों से, जो तीन तीन वाक्य मुख्य वाक्य से असंबद्ध होते हैं और फिर भी तीनों वाक्यों से उपमा की परिकल्पना की जा सकती है, तुलना की जा सकती है। इसी कारण यह क्या है, राजाओं के गुणों को वर्णन करना किसके समान है? मेरु पर्वत के लांघने के समान। क्या है? कठिनता उसमें भी है, कठिनता उसमें भी है। कठिनता हाथ में शशांक के बिंब को लेने में भी है, कठिनता हाथ से समुद्र को तैरने में भी है। तो ये सारी उपमा की परिकल्पना भी हो सकती है। देखेगा, हे महाराज, जो व्यक्ति आपके गुणों को वर्णन करना चाहता है, निश्चित हुआ सागर को हाथों से तैरना, चांद को हाथों में लेना और मेरु पर्वत को लांघ कर पार कर जाना चाहता है। यहाँ एक ही वाक्य सभी वाक्यों से असंबद्ध होता हुआ उपमा परिकल्पक है, इसलिए यहाँ पर माला निदर्शना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने निदर्शना अलंकार पढ़ा। अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक है, या इसका लक्षण होगा, जहां पर दो वाक्यों में या दो शब्दों में परस्पर, दो वाक्यों में नहीं, दो वाक्यों के अर्थों में और दो शब्दों के अर्थों में परस्पर संबंध, वस्तुतः संबंध ना हो पाए और फिर भी उपमा की परिकल्पना कर दी जाए, वहां पर निदर्शना होती है। यह पदार्थ निदर्शना, वाक्यार्थ निदर्शना और माला निदर्शना के रूप में तीन प्रकार के वर्णन किया है काव्य प्रकाशकार ने। सबसे पहले वाक्यार्थ निदर्शना, दो वाक्यार्थों में निदर्शना किया है। उसका उदाहरण देते हैं, कसूर्य प्रभो वंशः कचाल्प विषय में तितीर्षुर दुस्तरम मोहाद उडुपेनास्मि सागरम। यह उदाहरण देते हैं। यहाँ दोनों वाक्यों में परस्पर, दोनों वाक्यों के अर्थों में परस्पर संबंध ना होता है, फिर भी उपमा की परिकल्पना हो जाती है। दोनों वाक्य परस्पर एक दूसरे के उपमान और उपमेय हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के नहीं, ऊपर का कसूर्य प्रभो वंशः कचाल्प विषयामति, मेरे ये जो कहा सूर्य भगवान का वंश, कहा अल्प विषयामति, मैं अपने हाथों से, मैं उड़ुप से समुद्र को पार कर जाना चाह रहा हूँ। तो ये क्या है? मति है उपमेय, और सूर्य प्रभु का वंश भी है उपमेय, और ये क्या है? उपमान, दूसरा वाक्य। ठीक, तो इस तरह से उपमा की परिकल्पना भी हो सकती है। और फिर दूसरा उदाहरण भी हमने बताया था, घंटा कवि माघ का, उदयति विततोर्ध्वरस्मिरज्जा वहिम रुचो हिमधाम नीचा याति चास्तम। यहाँ पर केवल पर्वत और
वारणेन्द्र लीला, इन दोनों में कोई परस्पर संबंध नहीं था, दो शब्दों के अर्थों में परस्पर संबंध नहीं था, फिर भी उपमा की परिकल्पना थी। और तीसरा उदाहरण, कई वाक्य एक दूसरे से संबद्ध थे, जैसे फूल सारे संबद्ध होकर माला बन जाते हैं, इसलिए वो माला निदर्शना है। तो आशा करता हूँ ये पाठ आप सबको आसान लगा होगा। हमने निदर्शना अलंकार को इसमें पढ़ा। इसके आगे और किसी एक नए अलंकार के साथ आप सबसे फिर मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।